हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोथेरेपिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्री यानी कि हमारे दिमाग से जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी बीमारियों के बारे में, जहां सबसे पहले आने वाला है वर्ड डिप्रेशन। हम आजकल इस वर्ड से हर कोई वाकिफ है। डिप्रेशन की बहुत सारी वजह होती हैं। आजकल बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर ही इतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे डिप्रेशन को और उससे निकलने के तरीकों को। तो बात करें अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन कहती है डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर। मूड मतलब समझते हो, हम लोग कहते हैं ना यार मूड नहीं है। मूड मतलब क्या हो गया? दिमागी बीमारी हो गई। तो मूड डिसऑर्डर है, हमारे दिमागी चीजों पर डिपेंड करेगी। डेट कॉज, ठीक है, डेट कॉज परसिस्टेंट मतलब लगातार, लिख लो, लगातार एक फीलिंग आ रही है ऑफ सैडनेस, लगातार सैडनेस एक फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बात को समझना, ये बहुत जरूरी है कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक आएंगे एंजाइटी और साइकोसिस, जो आने वाले टॉपिक होंगे इसी चैप्टर के, उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए तुम्हें। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में क्या है? लगातार सैडनेस, दुखी बना हुआ इंसान, ठीक है ना। तो अब देखो बात तो समझ में आ गई। लगातार दुखी, कभी ऐसा लगे कि यार लगातार दुख है, लगातार क्या है, किस काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो देखो यहीं पर आपको समझ जाना है। अभी आप लोग बड़े हो गए, 4 लोगों से मिलोगे, फार्मासिस्ट बनोगे, तो अगर कोई ये चीज बता रहा है तो देखो सबसे शुरुआत कोई बोल रहा है तुमसे कि यार ऐसी कंडीशन हो रही है, तो उसको बोलो। इवन मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, कभी ऐसा कोई मिल जाए या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो, तो तुरंत सारे काम काज छोड़ दो, छुट्टी लो 2-4 दिन की, पक्के से शुरुआत में ही कंट्रोल कर ले जाओगे। और अगर छुट्टी नहीं ली या काम नहीं छोड़ा और ऐसी जगह नहीं गए जहां तुम लोगों को सुकून मिलता है, किसी भी इंसान को जहां सुकून मिले, दोस्त के साथ कहीं घूमना चाह रहा है, घर जाना चाह रहा है, माँ बाप का, छोड़ दो तुरंत। जॉब वॉब सब छोड़ना, 2 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये चीज बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, इसलिए मैं यहां जोर दे रहा हूं, अगर शुरुआत में ही जहां तुम्हें लक्षण दिख रहा है कि यार आज पूरा दिन हो गया उदास बना रहा, मैं पूरा दिन हो गया काम करने मन नहीं किया, 1 दिन और देख लो, 3 दिन देख लिया, उसके बाद तुरंत छुट्टी लो, जो मर्जी काम कर रहे हो, ठीक है ना। तुरंत कंसल्ट करो। इसका सबसे अच्छा तरीका वैसे यही होता है, आप किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जो आपकी इस फीलिंग का मजाक ना उड़ाए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। माँ बाप से बेस्ट कोई होता नहीं है। तो जब आप इसको शेयर कर लोगे ना, तो तुरंत वहीं पर ही इसकी काट हो जाती है। काट इन द सेंस, ये चीज वहीं की वहीं रुक जाएगी। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील, ये अफेक्ट करता है तुम कैसे सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, कैसा सोचते हो, बिहेव करते हो, एंड कैन लीड टू वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह से कई सारी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आना बॉडी में। फिजिकल मतलब बॉडी में आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा, कहीं दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। और इमोशनली आप टच में नहीं रह पाओगे। अभी आप सिंगल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली वाले हो, बीवी बच्चे हैं या आपके पति वगैरह हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। आप बच्चों से, अपने घर से प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और फिर दिक्कतें आती हैं कि आपको लगता है, या फिर आपके पार्टनर को लगेगा या आपके आसपास वालों को लगेगा कि यार ये तो बदल सा गया। ओके, यू मे हैव ट्रबल डूइंग नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, रोजमर्रा के काम करने में ना आपको अच्छा लग नहीं रहा, तो दिक्कत होने लगी आपको। एंड समटाइम्स यू मे फील एज इफ लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और कई बार आपको लगेगा यार जिंदगी बेकार है, अब किसी मतलब की नहीं है, ठीक है, ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे तुरंत सारे काम छोड़ो, क्योंकि जिंदगी रियलिटी है ये बेटा। देखो थोड़ा सा यहाँ बात करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा टॉपिक भी ऐसा है। लाइफ वाकई में बहुत अच्छी है, आज अच्छी नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कल अच्छी हो जाएगी, आज से 10 साल बाद अच्छी होएगी, आज से 50 साल बाद अच्छी होगी। अच्छे से क्या मतलब है? क्योंकि मैं जानता हूं, थोड़ा सा यहाँ बात बता दूं मैं, जो चीज मैंने शायद एक बार और भी डिस्कशन किया था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो बच्चे हैं, मतलब जो अगर आप डी फार्म कर रहे हैं तो, या फिर जो जिस फील्ड में, मतलब जो बहुत बड़ा रिच है इंसान, वो तो ऑब्वियसली बात है डी फार्म करेगा नहीं, ठीक है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं आप सब लोग। तो अगर हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग की लाइफ कैसी होती है मैं बता रहा हूँ, मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग होता क्या है, पेरेंट्स जैसे थे वैसे थे,
ठीक है ना। हम लोग आज स्ट्रगल करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों की एज कितनी होगी, 20 से लेके 25 की रेंज में, या इससे थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी, एक एवरेज ले लिया। आज आप स्ट्रगल करना स्टार्ट करोगे, बहुत दिक्कत रहेंगी, पैसा नहीं होगा, आपका दोस्त हो सकता है कुछ अच्छी पोस्ट पे होगा, वो मौज मस्ती काट रहा होगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे यार लाइफ कैसी है, नो डाउट। लेकिन बेटा एक चीज बताऊं मैं, देखो लाइफ का एक सिद्धांत है, यस क्या सिद्धांत है, कि किसी एक जनरेशन को पिसना होता है। एक जनरेशन इन द सेंस, कोई एक पीढ़ी ना बहुत मेहनत करती है और वो उसको सुख सुविधाएं नहीं मिलती। जैसे कि मान लो, ठीक है, इस जनरेशन में मैं हूं या आप लोग हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, कोई आपको कहते नहीं है, आप जो एक तरह से मौज मस्ती करना चाहो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप इतनी मेहनत करोगे, आप इतनी मेहनत करोगे कि जब आप यही कब पहुंच जाओगे, 50 से 60 की एज में, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर अब तो बुढ़ापा हो गया, अब क्या करें, लाइफ निकल गई। तो बेटा मैंने कहा ना, आप क्या हो, चेंजर हो। आपने इतनी मेहनत कर ली और एक खड़ा कर दिया है कि अब जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी, यानी कि आपके जो बच्चे वगैरह होंगे, उनको वो दिक्कतें महसूस नहीं होंगी और उनकी आने वाली जनरेशन को वो दिक्कतें महसूस नहीं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि मुद्दा यही होता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा डिप्रेशन का मुद्दा यही है, पैसा, अर्निंग, ठीक है ना। तो देखो ये जो स्टेज है, हर किसी की फैमिली में जो टर्निंग पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको दिक्कतें झेलनी होंगी। मत सोचो उन दिक्कतों के बारे में, काम करते रहो। आज आपके पास पैसा नहीं है, 25 साल पे हो, 50 60 साल के पास जाते जाते आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। कंडीशन यही है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये रियलिटी है, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे दादा थे, परदादा थे, जिन्होंने मेहनत करके हमारी पीढ़ी को सुधार दिया। बात समझ में आ रही है। तो डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं, अगर डिप्रेशन लोगे, काम करोगे, तो भाई आप ही चले गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां तो और बेकार। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज रहती है, दिस इज द लाइफ। एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, हम और आप, आम आदमी की जिंदगी में ये होगा, कोई एक, किसी एक को झेलना पड़ेगा और वो चेंज करता है। कई बार वो थोड़ा चेंज कर पाता है, फिर उसके बच्चे और चेंज कर पाते हैं। तो ये चलता है, लाइफ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कोरिलेटेड चीजें हैं, आप खुद भी समझें और अपने आसपास वाले लोगों को समझाएं कि ये ऐसा होता है। हो सकता है आप कमाएं और उस पैसे का इस्तेमाल ना कर पाएं, पैसा बचता ही ना हो। लेकिन जब आप एक एज पे आ जाएंगे धीरे धीरे, तो आप स्टैब्लिश हो जाएंगे, आप 2-4 काम डाल चुके होंगे, ठीक है, तब आपके पास पैसा होगा, लेकिन एज नहीं होगी। लेकिन वो पैसा आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, ठीक है ना। तो बचे इन सब चीजों से, ये चीज झेलनी पड़ती है, ठीक है, फेस करते हैं। 99% लोग फेस कर रहे हैं, और 1% तो भाई जो लोग हैं ऑलरेडी रिच हैं, उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हम लोग जो आम आदमी लोग हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं अब जरा। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, इसके अलावा और क्या क्या कारण होते हैं। तो एटियोलॉजी पे आ जाए हम लोग। एब्यूज, कई बार कुछ और कारण भी होते हैं। एब्यूज मतलब एक तरह से किसी का तिरस्कार किया गया हो, ठीक है। एब्यूज का मतलब वैसे गाली होता है, ठीक है। एब्यूज का गाली का मतलब क्या है, किसी का बुरा किया गया हो, जैसे कि फिजिकल किसी का बुरा किया गया हो, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, इमोशनली अब्यूज, किसी का दिल तोड़ दिया गया हो, ठीक है। दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि प्यार में धोखा खाना। दिल टूटने का मतलब ये भी होता है कि आप बहुत अरमानों से किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज पाना चाह रहे हैं, वो चीज ना मिले, आपका एग्जाम हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। इमोशनल अब्यूज कैन मेक यू मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब आपको उस ओर धकेल देता है, यानी कि आपको उस हालत में पहुंचाता है कि आप डिप्रेशन में जाएं। टू डिप्रेशन लेटर इन लाइफ, तुरंत ना हो करके हो सकता है भविष्य में आपको डिप्रेशन की तरफ ये ढकेलने के लिए, ये अगर कंडीशन कोई गुजरती है आपके साथ तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। एज, पीपल हु आर एल्डरली आर एट हायर रिस्क, जो बूढ़े हैं, बड़े हैं, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। दैट कैन बी मेड वर्स बाय अदर फैक्टर्स सच एज लिविंग अलोन एंड हैविंग अ लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। तो देखो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और फिर अकेला रहना पड़ रहा है, या सोशल सपोर्ट नहीं, सोशल सपोर्ट इन द सेंस सोशली जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सर्टन मेडिकेशन, कुछ दवाइयां हैं, सम ड्रग्स सच एज आइसोट्रेटिनोइन यूज्ड टू ट्रीट एक्ने, जो मुहासों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो लड़कियां समझें इस बात को, ये ड्रग को पहचान लो, ठीक है। जो फीमेल्स हैं, खासकर जिन लोगों को एक्ने निकलते हैं और वो कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आइसोट्रेटिनोइन है, तो आप रिस्क पर हो डिप्रेशन के, ठीक है। द एंटीवायरल ड्रग इंटरफेरोन अल्फा एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये नहीं कि एक बार खाने से हो जाता है, जब लंबे टर्म पे इस्तेमाल की जाती है, लॉन्ग टर्म में, तो कई कंडीशन हो जाती है। कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डिप्रेशन।
कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन इन समवन हु हैज द बायोलॉजिकल वर्नेबिलिटी टू इट मे रिजल्ट फ्रॉम द पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। वो लाइन छोड़ देना अगर समझ में ना आए, बायोलॉजिकल वर्नेबिलिटी थोड़ा सा हैवी हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स विद फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड। आपका कई बार खुद से भी डिस्प्यूट हो जाता है कि यार मैं सोचा ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। कई बार आपका फैमिली मेंबर्स, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप भाई बहन, उनसे ही आपका झगड़ा चालू हो गया, ठीक है ना, उनसे ही आपका झगड़ा चालू हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपके अंदर एक अफसास सा पैदा होता है कि यार मैं लड़ किससे रहा हूं, मैं ये तो मेरे अपने ही है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो जाता है। डेथ और लॉस, सैडनेस और ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख आफ्टर द डेथ और लॉस ऑफ लव्ड वन। कोई आपका प्यारा है ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सपोज आप बेशक आप 50 की एज में पहुंच गए, तो आपके फादर या मदर ऑब्वियस ही बात है 90 और 80 की एज में होंगे, तो कई बार आपको उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, ठीक है ना। तो मैंने एक एज बता दी। कई बार बाई चांस ऐसा होता है कि आपकी एज कम है और आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनकी डेथ या उनका लॉस हो जाता है, ठीक है ना। दो हालांकि यद्यपि नेचुरल, वो नेचुरल हुआ है, मान लो किसी को नेचुरल हार्ट अटैक पड़ गया या एक एज पे आके इंसान नेचुरल मर गया, है ना। एक इंसान की एज 50 है, उसके फादर की मदर की एज 80 या 90 है और उसकी डेथ हो जाती है उसकी मदर या फादर की, जो कि नेचुरल था। उसके बावजूद वो इतना प्यार करता था उससे कि उसको डिप्रेशन में चला जाता है वो, ठीक है ना, ऐसा होता है। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। जेंडर, जेंडर की बात करें यानी कि मेल फीमेल की बात करें, तो जो वुमेन्स आर अबाउट ट्वाइस एज लाइकली एज मैन टू बिकम डिप्रेशन। ज्यादा लड़कियां वैसे भी ज्यादा क्या होती हैं, इमोशनल होती हैं, और लड़के थोड़े से क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो कोई कुदरत है, बनाया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूं। ऑब्वियस ही बात है, एक्चुअली हम लोगों की परवरिश ऐसी होती है, प्लस हम लोग कुदरती तौर पे देखा जाए बनावट में भी अंतर है। तो जो फीमेल, इसमें कोई वाली बात नहीं है कि ये फीमेल है तो मजाक उड़ रहा है, मजाक नहीं है, फीमेल्स हैं ऐसी, उनका नेचर, उनका बायोलॉजिकली ऐसा है ना, उनके जो पैटर्न है बॉडी के, उनके जो हार्मोन्स है, उनका जो वो है ही ऐसा कि वो इमोशनल और थोड़ा सा होती है करके, ठीक है ना। तो जब वो ज्यादा होती है तो उनके पास रिस्क भी ज्यादा है डिप्रेशन होने का, ठीक है। नो वन श्योर वाई, अब कोई श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों है। द हार्मोनल चेंजेस दैट वुमेन गो थ्रू एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ में प्ले अ रोल। अब ऑब्वियसली बात है, जबरदस्त चेंजेस होते हैं वुमेन्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, हर महीने उनके बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर कुछ हालात पैदा हुए तो। जीन्स की बात करें, अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में इंक्रीज द रिस्क। अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन वाले जीन्स ही है, मतलब वो जल्दी से डिप्रेस हो जाता है, ऐसे जीन्स है, तो ऐसे केस में हो सकता है, ठीक है ना। इट्स थॉट दैट डिप्रेशन इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रेट। ये कि कॉम्प्लेक्स ट्रेट है, एक लक्षण है, गुण है। जैसे कि कोई लंबा, किसी की फैमिली में सब लोग लंबे होते हैं तो एक ट्रेट है, किसी की फैमिली में सब लोग गोरे हैं, एक ट्रेट है, वैसे ही डिप्रेशन भी एक ट्रेट है, ठीक है। मीनिंग देयर आर प्रोबेबली मैनी डिफरेंट जीन्स दैट ईच एक्सर्ट स्मॉल इफेक्ट रेदर देन अ सिंगल जीन दैट कंट्रीब्यूट्स टू डिजीज रिस्क। मतलब यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा रिसेसिव वाला, तो डिप्रेशन वाला जीन जो है, डिप्रेशन वाला, वो रिसेसिव ट्रेट है। कई सारे मिल जाएंगे अगर एक साथ, तो उस इंसान के अंदर, जिसके अंदर मिल जाएंगे, उसके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे आते हैं, कुछ मेजर इवेंट्स की बात कर लें, आगे छोड़ देना इसको, ठीक है, ये सब चीजें छोड़ देना। मेजर इवेंट्स की बात करें, इवन गुड इवेंट्स सच एज, कई बार अच्छी चीजें जैसे कि स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, आपने नई जॉब स्टार्ट की, ठीक है, ग्रेजुएट हो गए, गेटिंग मैरिड, इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है या इतना ज्यादा वो हो जाता है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यस, ये होता है, ये ठीक है ना। सो कैन मूविंग, लूजिंग अ जॉब, और जस्ट इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर जॉब लूज कर रहे हो या इनकम लूज हो रही है, डाइवोर्स हो रही है, रिटायर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी, रिटायर हो रहे तो खुशी की बात है एक तरह से। तो ये क्या है, कंडीशंस ऐसी हैं जो एकदम से बॉडी में हमारे केमिकल चेंजेस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अदर पर्सनल प्रॉब्लम सच है सोशल आइसोलेशन, समाज से कटे हुए हो, कोई दिमागी बीमारी है, ठीक है, बीइंग कास्ट आउट ऑफ फैमिली, परिवार से बेदखल कर दिया गया है, ठीक है, सोशल ग्रुप और कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं। सीरियस इलनेस, कोई बहुत ही जबरदस्त बीमारी रही हो आपको, डिप्रेशन हैपेंस अलोंग विद मेजर इलनेस और मे बी ट्रिगर्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन। कई बार ऐसा होता है, आप किसी एक बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, या एक बीमारी रही हो उसकी वजह से दवाइयां खा रहे हो, या उस बीमारी की वजह से आपको डिप्रेशन आ जाए। सब्सटेंस मिसयूज, कुछ चीजें ऐसी जिसका मिसयूज होता है, जैसे कि नियरली 30% ऑफ पीपल विद सब्सटेंस मिसयूज प्रॉब्लम आल्सो हैव अ मेजर क्लिनिकल डिप्रेशन इवन इफ ड्रग और अल्कोहल
टेम्परेरली मेक यू फील बेटर। देखो ये रियलिटी है। दे अल्टीमेटली विल एग्रवेट डिप्रेशन। जो लोग दुख से दूर होने के लिए दारू पीते हैं, तो रियलिटी ये है जब दारू का असर कम होता है, यानी कि शराब का असर, अल्कोहल का असर कम होता है, तो अगले दिन आपका डिप्रेशन लेवल एकदम बढ़ता भी है। भले ही उस टाइम के लिए कम कर देगा, लेकिन तुरंत जैसे उसका इफेक्ट खत्म होता है तो चीजें बढ़ती हैं। हो सकता है डिप्रेशन का लेवल तुम्हारे बॉडी में थोड़ा हो, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिक्कतें आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये तो जनरल कंडीशंस थी। पैथोजेनेसिस देखेंगे अब हम लोग कि किस वजह से, मतलब जनरल कंडीशंस थी, वो अब मन से बना के भी लिख सकते हो, तुमको पता है। अब देखो पैथोजेनेसिस में देख लें। पैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास चीजें क्या है, इसको नहीं लिखना चाहते हो, लिखा इसलिए ताकि ये चीजें समझ पाओ इसमें कि डिप्रेशन आ कैसे रहा है। या तो इस चार्ट को रट लेना, तो सीधी सी बात, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक BDNF, 5-HTNA, इनको थोड़ा सा बता देना कि BDNF क्या होता है। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बता रहा हूं मैं अभी। लेकिन 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 कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमको लगे कि यार ये क्या है, ये मैं तो रट रहा हूं, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, देखो अब ये तो बड़ा आसान है। जेनेटिक डायथेसिस, यानी जेनेटिक हो गया, जिसकी वजह से 5HT डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई थिंकिंग वगैरह सोच रहे हो, ठीक है। इंक्रीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जो साइटोकाइन से इंक्रीज कर जाते हैं, इसकी वजह से BDNF डिक्रीज करेगा। BDNF क्या होता है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से HPA डिसरेगुलेशन, कॉर्टिसोल जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी, यानी कि जो ब्रेन में हिप्पोकैम्पल वाला पार्ट है उसकी एट्रोफी होगी। एट्रोफी इन द सेंस, इस तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। जब वो उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हाइपो एक्टिविटी, जो कोर्टेक्स है ब्रेन का पार्ट है, उसकी एक्टिविटी लो हो जाएगी। लिम्बिक वाला पार्ट है, सब ब्रेन के पार्ट है, इसलिए याद करना पड़ेगा यहाँ पर। वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो जाएगा, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि सर ने तो बता दिया ऐसे ऐसे है, क्या क्या चीज है ये, तो जाओ तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना। अदरवाइज अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, बारी बारी समझते हैं एक एक चीज, ठीक है। ओके, 5-HT रिसेप्टर्स, या 5-HT का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन रिसेप्टर्स। क्या होते हैं ये, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर। याद आए, सीरोटोनिन फार्माकोलॉजी में पढ़ा था हम लोगों ने, याद आया कि नहीं आया, बस भूल गए, कुछ लोगों को शायद याद है, ठीक है। तो अगर सीरोटोनिन याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर सीरोटोनिन याद नहीं आया, लग रहा कि यार याद आया, तो यहाँ पॉज कर दो, सीरोटोनिन जहां पढ़ा था वहां पहुंच जाओ, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा। अब क्या कह रहा है, द सीरोटोनिन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेट मतलब कम ज्यादा करते हैं रिलीज ऑफ मैनी ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स मॉड्यूलेट करते हैं कई सारे ट्रांसमीटर को, जैसे कि ग्लूटामेट, गाबा, डोपामीन। सबसे बड़ा रोल तो डोपामीन का होता है, पता है ना, ये खुशियां लाता है हमारी बॉडी के अंदर। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन। तो 5-HT क्या कर रहा है, यहां डिक्रीज हो गया, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमिशन, ये भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, यानी कि हमारी खुशियां खत्म हो रही हैं, ठीक है, याला काम करना कम हो गया। अब Na क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, also known as noradrenaline, is a neurotransmitter of the brain that plays an essential role in regulation of arousal, attention। arousal मतलब हमारी बॉडी में जो एक्साइटमेंट लेके आता है, अटेंशन हमें जो अलर्ट रखता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो हम लोग सोच समझ के अपना काम करते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेस से हमारी बॉडी कैसे लड़े, ये सारे काम कर रहा है। इसी का क्या हो गया यहाँ पर, ये डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे साथ साथ में लिख दिया कि क्या क्या चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं सारी, हम लोग कॉलेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से समझना आसान होगा। BDNF अब आ गया, जैसे ये कम हुआ तो BDNF भी डिक्रीज कर गया। BDNF क्या है, ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और इसको हम लोग एब्रीन्यूरिन भी कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटीन है दैट इन ह्यूमन इज इनकोडेड बाय BDNF जीन। ये एक तरह की प्रोटीन है जो कि BDNF जीन के द्वारा बनाई जाती है। BDNF एक्ट ऑन सर्टेन न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करती है, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हेल्पिंग टू सपोर्ट एंड सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूरॉन। इस हेल्प करती है, जो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन है उनको सपोर्ट करती है, उनको सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में मदद करती है, एंड इंकरेजिंग ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन एंड साइनेप्स। जो साइनेप्स वाले पार्ट होता है, न्यू न्यूरॉन्स है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। एक तरह से कह सकते हैं जो BDNF है ये एक तरह से न्यूरॉन का पालन पोषण कर रहा है। बात समझ में आए, जब न्यूरॉन्स ही अच्छे नहीं रहेंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। आगे आते हैं, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना।
अब इसके बाद अगला है HPA डिसरेगुलेशन। ये HPA का आगे भी एंजाइटी वगैरह में भी देखेंगे। HPA डिसरेगुलेशन की वजह से कोर्टिसोल इंक्रीज कर जाता है। अब क्या है ये HPA डिसरेगुलेशन? बड़ा मजेदार चीज है, आओ देखते हैं। देखो HPA क्या होता है? HPA का मतलब द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस, एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं समझो बात को। HPA एक्सिस और HTPA एक्सिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेट, एक सेट है, डायग्राम बनाया हुआ है। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगी भैया क्या निकालो? ACTH निकालो, यानी कि एड्रिनोकोट्रोफिक हार्मोन निकालो। एड्रिनोकोट्रोफिक हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और कहेगा चल भाई कोर्टिसोल निकाल। तो यहां से कोर्टिसोल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अब कोर्टिसोल जो निकल रहा है ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी आता है, बंद करवा देता है। तो ठीक है, वो बनता है और वापस होता है, लेकिन अगर ये बनता ही चला जाए कोर्टिसोल तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं जरा यहाँ पर। इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस एंड फीडबैक इंटरेक्शन अमॉन्ग 3 कंपोनेंट लाइक हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 चीजों के बीच में एक इंटरेक्शन है। हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिलो द थैलेमस। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड अ पी शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे ही होती है। एंड द एड्रिनल आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड्स, स्मॉल कोनिकल ऑर्गन ऑन टॉप ऑफ द किडनी। तो तीनों के बारे में बताया यहाँ पे। दीज ऑर्गन्स एंड देयर इंटरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट HPA एक्सिस। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? HPA एक्सिस। अब ये काम कैसे कर रहे हैं आओ देखें। कोर्टिसोल ये क्या रिलीज कर रहा है? अल्टीमेटली कोर्टिसोल रिलीज कर रहा है ना। तो जो कोर्टिसोल है अदरवाइज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन इज मेड इन द एड्रिनल ग्लैंड। कहां बनता है? एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। इट्स एलिवेटेड व्हेन वी एक्सपीरियंस हाइटेंड एंजाइटी, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चिंता, तो बढ़ जाता है स्ट्रेस। ठीक है, एंड इट्स लोअर्ड व्हेन वी आर इन रिलैक्स। ये कम होता है जब हम लोग रिलैक्स होते हैं, तो बॉडी में ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जब ऑटोमेटिक चिंता होती है तो ये बढ़ जाएगा और चिंता को बढ़ा देगा, डिप्रेशन की तरफ धकेलेगा हमको फिर ये। अब रिलीज ऑफ कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, इलनेस, बाय ब्लड लेवल ऑफ कोर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है CRH, ठीक है, CRH, ये कब निकलता है? ये कब निकलेगा? ये सब चीजें उसके निकलने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़े, फिजिकल एक्टिविटी, इलनेस, ब्लड के अंदर जो कोर्टिसोल का लेवल है, ये सब चीजें। एंड बाय द स्लीप एंड वेक साइकिल सर्कैडियन रिदम, और ये कम ज्यादा होता है हमारे सोने और उठने की प्रक्रिया से। कैसे आओ समझते हैं। इन हेल्दी इंडिविजुअल, ये समझाने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, लिखने के लिए वो हो गया अपना ऊपर, ये समझने के लिए, समझो बड़ा अच्छी चीज है। इन हेल्दी इंडिविजुअल, जो स्वस्थ है इंसान, कोर्टिसोल राइजेस रैपिडली आफ्टर वेकनिंग। जैसे हम जग जाते हैं कोर्टिसोल बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, रीचिंग अ पीक विद इन 30 से 45 मिनट, और अपने पीक पर पहुंच जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अब हमारी बॉडी चलने फिरने लगी तो बॉडी पे स्ट्रेस है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो बॉडी रिलैक्स होती है, अब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। इट देन ग्रेजुअली फॉल ओवर द डे, फिर धीरे धीरे क्या करता है? गिरता है ये, राइजिंग अगेन इन लेट आफ्टरनून, और फिर वापस से आफ्टरनून के बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट होता है। कोर्टिसोल लेवल देन फॉल इन लेट इवनिंग, इवनिंग में फिर गिरता है। रीचिंग अ ट्रफ ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द नाइट। ट्रफ क्या होता है? वेव देखी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रफ। याद आया? तो कह रहा है जब मिडनाइट होती है, यानी कि हम लोग सो रहे होंगे, तब ये एकदम गिर जाता है, सबसे लो लेवल पे हो रहा है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द नाइट, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द रेस्ट एक्टिविटी साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये उसकी रेस्ट एक्टिविटी, यानी कि कोर्टिसोल जो है वो घटता बढ़ता रहता है पूरी बॉडी हमारे। एन एबनॉर्मली फ्लैटेंड सर्कैडियन कोर्टिसोल, अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? साइकिल हैज बीन लिंक्ड विद द क्रोनिक फटीग। इसका मतलब ये दर्शाएगा कि आप बहुत बुरी तरीके से थके हुए हैं। ठीक है, सिंड्रोम, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, थके होने मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी करके आप सो गए, थके होने मतलब कि आपने एक तरह से बहुत जबरदस्त तरीका स्ट्रेस ले लिया है, सो नहीं रहे हैं, और बर्न आउट, बॉडी आपकी कुछ जलवल गई है, इसलिए ये ऐसा होता है। तो ये देखो, ये जो है ना, जो बताने की कोशिश की मैंने एक्चुअली, एक तो तुम ये बता सकते हो कोर्टिसोल वाला, एक ये डायग्राम हो जाएगा और ये 2 डायग्राम होगा। अब इसमें तुम थोड़ा सा बस ये सामने वाली चीजें बता दोगे, अदरवाइज ये काफी है, इसी के आगे लिख दोगे। ठीक है ना, ये क्या है, इसको आगे एक लाइन में डिफाइन कर दोगे, काफी है। ये तुम्हारा पैथोजेनेसिस में आ जाएगा कि इन सब चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? आगे आते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब सबको पता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, आंसू आएंगे, गुस्सा होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, थकान होगी, भूख मर जाएगी, चिंता होगी। ठीक है, लिख लेना इसको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, कोई चीज वो 4 5 6 याद करनी है तुम्हें जो मन पसंद हो, अदरवाइज बाकी छोड़ दो। इतनी लंबी लंबी लिखी हुई मत लिखना, तुम लोग पढ़ लेना एक बार इसको। ठीक है ना। रिड्यूस एपेटाइट एंड वेट लॉस। ठीक है, देन फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ऐसा लगेगा कि हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। ट्रबल थिंकिंग, सोचने में दिक्कत आएगी। फ्रीक्वेंट रिकरेंट थॉट्स, लगातार थॉट्स आएंगे मौत के, मरने के, सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि मैं मर जाऊं। ठीक है ना। तो गिने चुने जो भी है अपना लिख दोगे तुम लोग। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम सच एज बैक पेन एंड हेडेक, सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, पता ही नहीं है क्यों हो रही है। डिप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखें, खतरनाक चीज होती है। ठीक है, इसको मैं रीड नहीं किया, इसको पढ़ लोगे। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इस पे आते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन कौन से बिना हम लोग दवाई खाए इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो चीजें वही सारी आएंगी, देखो घूम फिर के आएंगी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, बस यहां पर क्या आप डॉक्टर आ गए। इंटरपर्सनल, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन द relieving symptoms by improving interpersonal functioning. A central idea in IPT is that psychological symptom can be understood as a response to the current difficulties in everyday relationship with other people. तो सीधा सा बात क्या है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। मतलब डॉक्टर आएगा, उससे बात करेगा कि भाई बताओ रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें किन किन से क्या क्या दिक्कत है, क्यों तुमने सैडनेस हो रखे हो तुम। ठीक है, तो यही चीज तुम लोग किसी से बात करके कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इतना समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज तुम लोग केवल आईपीटी लिख के और मेन चीज क्या लिख दोगे, डिफिकल्टी इन एवरीडे रिलेशनशिप विद द अदर पीपल। तो इसको थोड़ा मन से बना लोगे कि इन दिस थेरेपी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट डिफिकल्टी इन एवरीडे रिलेशनशिप विद द अदर पीपल। है ना, आज की करंट सिचुएशन में आपको किन किन लोगों से क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, इट इज अ टॉकिंग थेरेपी। है ना, हम लोग कहते हैं बात करिए, देखा होगा तुम लोगों ने, बात करो। और तुम लोगों ने देखा आजकल पार्क वगैरह में से है ना कुछ ओल्ड पीपल्स मिल जाते हैं, मूवीज वगैरह में देखते हो, फिर हंसते हैं हा 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 हा। ठीक है, तो ये सब क्या थेरेपी के अंदर आता है कि भाई ओल्ड एज हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो आप थोड़ा सा मिले जुले। ठीक है, तो ये टॉकिंग थेरेपी दैट कैन हेल्प यू मैनेज योर प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द वे यू थिंक एंड बिहेव, बात की जाती है इसमें। ठीक है, सिस्टेमिक एक्टिवेशन मेथड। ठीक है, आगे लिख दिया कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बहुत एंजाइटी डिप्रेशन ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जब हम एंजाइटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी सीबीटी आ जाएगा दोबारा से। मतलब ये सारे जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ना, वो एंजाइटी, साइकोसिस सब में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, बट कैन बी यूजफुल फॉर अदर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरी जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। सिस्टमैटिक एक्टिवेशन मेथड, इट इज अ ब्रीफ बिहेवियरल नर्सिंग intervention which focuses on increasing a positive mood change by increasing the number of positive activities. ठीक है, सिस्टमैटिक एक्टिवेशन मेथड, हम उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज, लाइफ में पॉजिटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा करेंगे। जैसे कि मतलब भाई गए डॉक्टर के पास, हम कह रहे हैं जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है ना उनकी क्वांटिटी बढ़ाइए आप लाइफ में। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वहां से दूर हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, या डॉक्टर आपको क्या करेगा, कुछ ऐसी चीजें देगा जिससे कि जब समझ लेगा कि इससे कि आपको खुशियां होंगी। तो जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है वो जब आपकी लाइफ में होंगी तो आपको खुशी होगी तो क्या होगा, आप इसको इजीली डील कर पाओगे और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे, यानी कि डिप्रेशन से। अब म्यूजिक थेरेपी सबको पता है। ठीक है, गाने तो सबको पता है, इवन मैं कई बार गाने सुन करके जब प्रॉब्लम में होता हूँ तो बाहर निकलता हूँ मैं। मतलब डिप्रेशन में नहीं आया, लेकिन हाँ खराब लगता तो गाने सुनता हूँ, दिमाग खुश हो जाता है उसके बाद। म्यूजिक थेरेपी इज द क्लिनिकल यूज ऑफ म्यूजिक टू अकम्प्लिश। अब म्यूजिक थेरेपी का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट सुन लिए। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस चीज को किया था, 3-4 घंटे लगातार म्यूजिक सुना था मैंने, 3-4 घंटे। यस, मोबाइल सब स्विच ऑफ लगा करके गाने सुनता रहा 3-4 घंटे, और गाने सुनते सुनते फिर मैं फाइनली सो भी गया था। मुझे पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि तुम सोचो कि आधे घंटे की म्यूजिक से काम हो जाए, फिर आप कोई काम करने लगो, नहीं, गाने सुनो फिर आप सो जाइए। वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। गाने अपने मनपसंद के होने चाहिए, ये नहीं कि लगा लिया कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो म्यूजिक थेरेपी इज द क्लिनिकल यूज ऑफ म्यूजिक टू अकम्प्लिश इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स सच एज रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इंप्रूविंग मूड एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज एन एविडेंस बेस्ड थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, सबूतों के आधार पर कि यस म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम होता है। वेल एस्टेब्लिश इन द
हेल्थ कम्युनिटी। म्यूजिक थेरेपी एक्सपीरियंस में इंक्लूड लिसनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट और कंपोजिंग म्यूजिक। सबसे बेस्ट होता है अगर आपको कभी लगे ना स्ट्रेस है करके, दरवाजा बंद करो, घर में छोटा मोटा तो स्पीकर होता ही है सबके, चलाया, गाने सुनो और डांस करो मस्त होकर के। रियली बता रहा हूं मैं, फैक्ट है ये। मस्त होकर के अपनी लाइफ में वो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा रहो, बाहर निकल आओगे, फिर अपना कुछ भी काम करो। सेल्फ वर्थ थेरेपी। थेरेपी में आपको कन्विंस किया जाता है कि आपकी वैल्यू है, आपका इस दुनिया में होने का कोई मतलब है, ऐसा नहीं कि आप बेकार हैं इस दुनिया में। आपको 4 लोग आपकी कदर करते हैं। सेल्फ वर्थ यानी कि हम हैं। मुझे खुद पता होना चाहिए कि भले दुनिया जाए भाड़ में, मैं हूं मतलब मैं हूं, मुझे अपनी कदर होनी चाहिए। सेल्फ वर्थ थेरेपी। इंटरेक्टिव कंप्यूटराइज बेस्ड साइको एजुकेशन सिस्टम। अब यहां पर क्या कुछ एप्लीकेशन बना दी गई हैं, आप कंप्यूटर के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं और फिर वो थेरेपी होती है। और एक्यूपंचर सुना है तो सुइयां उइयां लगा करके जो किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो यहां पर क्या है, SSRI याद आया, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ना चीजें रिपीट होंगी, तो जब भी यहां फार्माकोलॉजी वाली चीजें आती है तुरंत वहां जाकर के उसको देखा करो और पढ़ा करो। आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन है? सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लुजेटिन, पैरोजेटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ठीक है ना। आजकल जाओ तो डॉक्टर्स कई बार तुमसे पूछता है, कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे, मेरे को बुखार है, ये है, ये सब चीज़ें, डॉक्टर पूछेगा नींद आ रही है सही से, तुम कहोगे नहीं नींद तो नहीं आ रही सही से, तो डॉक्टर लिख देगा ये 2-4 दिन खाओगे, माइंड से रिलैक्स होगा ना, कई बार बीमारियां ऐसी ठीक हो जाती हैं, ठीक है। सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन, ठीक है। सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ पे दोनों कंबाइंड आ गए। कौन कौन आ गए? डेस्वेनलेफैक्सिन, ड्यूलोजेटिन, लीवोमिल्नासिप्रान, ठीक है, वेनलाफैक्सिन। नाम थोड़ा अजीब गरीब है, जो तरीका मैंने बताया है ना वही तरीका अपनाओ। वेनलाफैक्सिन, लीवोमिल्नासिप्रान, है ना, तोड़ तोड़ कर अपना याद करना है। अब 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट, 5-HT1 एगोनिस्ट और SSRI है ना, ये डिक्रीज कर गया था अपना, तो इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो विलाडोजोन, तो यहां पे एग्जांपल याद करोगे केवल तो भी चल जाएगा, ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, चॉइस है। ड्रग के नाम पक्का लिखने हैं, भले ही उसके आगे वो किस कैटेगरी में आता है वो लिखो ना लिखो, ड्रग का नाम पक्का लिखना है। क्लियर है? तो ये था अपना डिप्रेशन वाला लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि आगे जो एंजाइटी और साइकोसिस पढ़ेंगे ना उसमें ये कुछ चीजें कॉमन आएंगी, ठीक है ना। तो ये अपना माइंड नर्चर ऐप, पता है ना, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल ही रही होंगी सब लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं। जिनको नहीं मिलती है या जो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं वो लोग एक दूसरे की हेल्प लें, अदरवाइज मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर है, माई पर्सनल नंबर है, ठीक है, बच्चों की हेल्प करने के लिए दे रखा है। बाद बाकी अपना ये माइंड नर्चर ऐप है, बच्चे इससे अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें यहाँ बच्चों को हेल्प करती हैं, लाइव क्लास में मिलते हैं हम लोग बच्चों से इसी ऐप के थ्रू, वहां पे काफी सारी बातें होती है हम लोगों के बीच में, ठीक है ना। ठीक है, कोर्स का प्राइस मात्र 1100 रुपए है, इसको आप 2 पार्ट में भी पे कर सकते हैं, 550 करके। और इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज, यस, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, क्या करोगे? पढ़ोगे और रिवीजन करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।